नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूक्रेन बेलारूस बॉर्डर पर फोर्स को तैनात किया गया है, सेना का परीक्षण कर रहा है बेलारूस की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये बेलारूस आर्मी की तरफ से जिक्र किया गया है। तो बेलारूस आर्मी सेना की मौजूदगी से यूक्रेन की अब चिंता और ज्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि देखिए, बेलारूस किसी वक्त रूस का ही हिस्सा हुआ करता था। हालांकि उससे अलग होने के बाद से अब ये खबर सामने आ रही है कि अब तक तो सिर्फ रूस की मार झेल रहा था यूक्रेन, लेकिन अब बेलारूस की तरफ से भी आर्मी की मौजूदगी को तैनात किया जा चुका है। बेलारूस आर्मी सेना की मौजूदगी से यूक्रेन की चिंता और ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि चौतरफा घेरने की कोशिश अब यूक्रेन को की जा रही है और यूक्रेन बेलारूस बॉर्डर पर फोर्स तैनात किए गए हैं। और देखिए, कई महीने बीत चुके हैं इस यूक्रेन और रूस के युद्ध को, लेकिन अभी तक कोई नतीजा, कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है। लेकिन ऐसे में अब देखिए किस तरीके से तमाम अलग अलग सेक्टर्स की बात कर ले, तमाम अलग अलग जगहों की बात करें, बॉर्डर्स की बात करें, वहां पर आर्मी की जो तैनाती है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। परेशानियां अब यूक्रेन की बढ़ सकती हैं। हालांकि यूक्रेन की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब लगातार रूसी सैनिकों को दी जा रही है। एक मैसेज पहुंचाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन बड़ी बात यह है कि कई महीने बीतने के बाद भी अभी तक कोई भी रिजल्ट इस युद्ध का सामने नहीं आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरू में हालात और बिगड़ चुके हैं, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राजनीतिक उथल पुथल के बीच में पेरू में प्रदर्शन अब तेज कर दिया गया है। दरअसल प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में हिंसा का दौर लगातार जारी है। सड़कों पर सैकड़ों लोग उतर आए हैं। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए लोग बेहद उग्र होते जा रहे हैं। कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं, तो कई जगहों पर पत्थरबाजी और साथ ही मुठभेड़ जैसी खबरें भी सामने आई पेरू से। हालांकि इमरजेंसी के घोषणा के बाद से ही इस तरीके का विवाद अब देखने को मिल रहा है पेरू में। बिल्कुल, और देखिए, जैसे ही आपात की घोषणा की गई उसके बाद तमाम जो नागरिक हैं वो सड़कों पर उतर आए, जमकर विरोध किया। आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सेना के सामने एक बड़ी चुनौती है। हालांकि आपको ये भी जानकारी दी कि आसुदा से गोले भी छोड़े गए थे। तमाम तस्वीरें वहां की सामने आई थी। लोगों को ये समझाने का पूरा प्रयास हो रहा है कि आप सभी लोग अपने घरों को वापस जाएं, लेकिन जो आम जनता है वो बिल्कुल परेशान होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ही वहां की सरकार की तरफ से आपातकाल का ऐलान किया गया उसके बाद से सड़कों पर हम देख पा रहे थे किस तरीके से लोगों में जो गुस्सा है, जो आक्रोश लोगों का, वो देखने को मिला। सड़कों पर आप देख पा रहे हैं आगजनी की तस्वीरें सामने आई है। लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में सेना के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आखिर जनता को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो हालांकि अभी तक दंगों में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुके हैं। पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। साथ ही साथ कई लोग लहूलुहान अवस्था में, उन्हें भी अस्पतालों तक ले जाया गया है। लेकिन इस वक्त बेहद खौफनाक नजारा इस वक्त पेरू में बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें प्रदर्शन की सामने आ रही हैं, बेहद उग्र प्रदर्शन और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर न्यूयॉर्क से जुड़ी हुई है। दरअसल न्यूयॉर्क में NYPD एम्पाउंड में भीषण आग लग गई और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, कोशिश की गई और साथ ही आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश, लेकिन देखिए भीषण आग। देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। NYPD वेयर हाउस में भीषण आग लगी। तस्वीरें भी देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आसमान में आप देखिए किस तरीके से काला धुआं छाया हुआ है। हालांकि फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां मौके पर पहुंची। ये आप देख पा रहे हैं किस तरीके से फायर ब्रिगेड की तमाम जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंच रही हैं। पूरी कोशिश की गई कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिर ये आग का तांडव जो है वो देखने को मिला होगा। जो आसपास के इलाके में लोग रह रहे थे वो भी काफी ज्यादा परेशान हुए। ये इंडस्ट्रियल एरिया बताया जा रहा है जहां पर ये वेयर हाउस है। इस वेयर हाउस में आग लगी है। अभी आग लगने की वजह साफ नहीं है, लेकिन ये न्यूयॉर्क की तस्वीरें हम आपको लगातार बता रहे हैं जहां पर एक वेयर हाउस में, NYPD वेयर हाउस में भीषण आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कितने का नुकसान हुआ है, जनहानि की कोई खबर फिलहाल अभी सामने नहीं आई है। हालांकि आग में अभी तक 2 लोगों के झुलसने की पुष्टि जरूर की गई है। हादसे में 2 लोग झुलसे हैं, लेकिन भीषण आग लगने की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से न्यूयॉर्क का ये पूरा मामला, और साथ ही हम आपको दिखा रहे हैं कि NYPD वेयर हाउस में भीषण आग लगी, जिसके बाद से धुएं का काला गुबार आसमान में छाता हुआ नजर आया। हालांकि अभी तक कितनी नुकसान की आशंका जताई जा रही है, इसको लेकर के कुछ भी कहना मुश्किल है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी अहमदाबाद में स्वामी महाराज की शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। पीएम अहमदाबाद के ओरगंज के पास बने स्वामी नारायण नगर का उद्घाटन करने अहमदाबाद पहुंचेंगे। साथ ही लोगों को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री शाम 5:30 बजे के आसपास वहां पहुंचेंगे और 600 एकड़ में बने इस नगर का जायजा भी लेंगे। प्रमुख स्वामी महाराज की शताब्दी के अवसर पर इस नगर को बनाया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री प्रमुख स्वामी महाराज को श्रद्धांजलि भी देंगे। शाम को 5:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचेंगे। उसके बाद उद्घाटन करेंगे। लगभग 600 एकड़ में ये नगर जो है वो बनाया गया है। कई लोग इस काम को कर रहे थे। काफी दिनों से काम लगातार जारी था, निर्माणाधीन था, लेकिन ऐसे में अब जो पूरा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज पीएम नरेंद्र मोदी 5:30 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे। वहां पर पहुंचने के बाद स्वामी नारायण नगर का उद्घाटन करेंगे। तो स्वामी नारायण के लिए बने एक समारोह में शामिल होने जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ वहां पर उद्घाटन भी किया जाएगा। हालांकि इस नगर का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5:30 बजे पहुंचेंगे। अहमदाबाद में 600 एकड़ में बना है स्वामी नारायण नगर और इसी का उद्घाटन करने के लिए आज प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे। स्वामी नारायण मंदिर देखिए गांधीनगर में पहले से स्थित था और एच योगी जी का ये पूरा नगर बताया जाता है। देखिए परम पावन प्रमुख स्वामी महाराज द्वारा निर्मित है ये पूरा का पूरा नगर। ये जो मंदिर है आप देख पा रहे हैं ग्राफिक्स में, लेकिन बड़ी बात ये है कि तमाम तैयारियों के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। अब देखिए इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी का क्या है मिनट टू मिनट कार्यक्रम, सुरभि जरा बताएं। तो पीएम मोदी का कार्यक्रम हम आपको बता दें कि शाम 5:30 बजे सबसे पहले अहमदाबाद पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। स्वामीनारायण नगर का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री को देखा जाएगा। तो आज शाम 5:30 बजे का इंतजार रहेगा। स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन के लिए 600 एकड़ में बने नगर का जायजा लेने के लिए भी आज पीएम पहुंचेंगे। देखिए तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 5:30 बजे का समय निर्धारित किया गया जब पीएम नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचेंगे। स्वामी महाराज की शताब्दी के अवसर पर नगर का निर्माण किया गया है। फिलहाल निर्माण जो है वो पूरा हो चुका है और इसी का उद्घाटन करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे अहमदाबाद। प्रधानमंत्री प्रमुख स्वामी महाराज को आज श्रद्धांजलि भी देंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी का क्या है मिनट टू मिनट कार्यक्रम, इसके बारे में हमने आपको बताया और आपको ये भी जानकारी देगी लगातार तमाम कड़ी सुरक्षा के बीच में पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। और इसके अलावा देखिए वहां पर स्वामी महाराज की शताब्दी के अवसर पर यह नगर बसाया गया, इसका उद्घाटन आज पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और अब आगे बढ़ते हुए बात तवांग की करेंगे। दरअसल तवांग झड़प के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया है। पीएम ने कहा है कि भारत एक अमर बीज है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भारत वो अमर बीज है जो मर नहीं सकता। भारत थोड़ा मुरझा सकता है, मर नहीं सकता। भारत मानवता का स्वाभाविक स्वर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। और इसी मौके पर पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए ये बयान भी दिया था। हालांकि तवांग में जिस प्रकार की घटना घटी उस घटना को लेकर के उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भारत झुक सकता है लेकिन मर नहीं सकता। भारत मानवता का एक मिसाल कायम करने वाला देश और तवांग झड़प को लेकर के ये बड़ा बयान पीएम मोदी की तरफ से जारी किया गया। जैसे ही 9 दिसंबर को ये झड़प हुई उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में इस बात की जानकारी दी। उसके बाद तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, तमाम बड़े जो नेता हैं वो हमलावर हुए और लेकिन इस बीच में पीएम नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा बयान दिया कि हम झुक सकते हैं, मर नहीं सकते। भारत अमर बीज है, कभी मर नहीं सकता। और देखिए वही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने चीनी सेना को चेतावनी दी है और कहा कि चीनियों संभल जाओ, होश में आ जाओ। यह कमजोर दिल जवाहरलाल नेहरू का भारत नहीं है, यह शेर दिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत है। चीन सीमा पर फिर उछल कूद कर रहा है। चीन को यह संज्ञान होना चाहिए कि ये 1962 के कमजोर दिल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भारत नहीं है।
ये 2022 के शेर दिल नरेंद्र मोदी का भारत है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। तो वहीं चीन के साथ सीमा पर हुई झड़प के बाद से अब बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम देश की एकता और अखंडता के लिए एक साथ खड़े हैं। तो वहीं ओवैसी ने कहा कि पीएम चीन का नाम लेने से डर रहे हैं। इन सब के बीच तिब्बत की डेप्यूटी स्पीकर डोलमा ने भी चीन को सावधान रहने की सलाह दे दी है। सुनिए। डोकलाम में भी जैसे पहले चीन ने दुस्साहस करके कब्जा किया था, अनकन्फर्म्ड खबरें ये आ रही हैं कि डोकलाम के अंदर भी चीन ने दोबारा कब्जा कर लिया है। चिकन्स नेक तक, जिससे हमारे सातों उत्तर पूर्व के प्रांतों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, चीन ने सड़कें बना ली हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। लद्दाख में हमारे बॉर्डर पर अनेकों शेल्टर्स बना लिए हैं। वो सारे मैप्स जो हैं हमने रिलीज किए थे। जो आर्मी ने कल किया, मेरे ख्याल में पूरा देश का समर्थन के साथ किया है। और मैं तो राजनाथ सिंह साहब से ये भी कहा, हमारे रक्षा मंत्री के, कि इस विषय पे आप लोग एक साथ दिखाना चाहिए लोगों को, दुनिया को, कि भारत एक है। हर पार्टी के हर व्यक्ति जो है इस विषय पे हमारी फौज के साथ है। जहाँ कहीं भी चीन से झड़प हो रही है, जहाँ कहीं भी चीन हमारी ज़मीन पर घुस रहा है, जहाँ कहीं भी चीन हमको पेट्रोलिंग करने नहीं दे रहा है, जहाँ पर हम बरसों से करते आ रहे भारत की ज़मीन पर, 12 तारीख के दिन शाम में मीडिया के ज़रिए देश को पता चल रहा है कि हमारे भारत के बहादुर फौजी सिपाही जख्मी हुए हैं। चीन अपनी खुरापाती चालों से बाज नहीं आएगा, तो हर उस चालाकी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जिससे देश की सुरक्षा पर कोई घात करने की कोशिश करेगा। और देखिए, पीएलए और इसके अलावा तमाम भारतीय जवानों के बीच के झड़प के बाद तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। ऐसे में व्हाइट हाउस ने यह कहा है कि बाइडेन प्रशासन खुश है कि भारत और चीन दोनों अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में झड़प के बाद तेजी से पीछे हट गए हैं। मंगलवार को एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कराइन जीन पियरे ने यह कहा कि अमेरिका स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और दोनों पक्षों को विवादित सीमाओं पर चर्चा करने के लिए मौजूदा द्विपक्षीय चैनलों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमें खुशी है कि दोनों पक्ष संघर्ष से जल्दी से अलग हो गए। जी हां, और तमाम अलग अलग जगहों से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इंटरनेशनल लेवल पर भी इस पूरे मुद्दे को भारत की तरफ से कई बार उठाया गया है। कई बार इस बात का जिक्र हुआ है कि गलत तरीके से चीन यानी कि पीएलए जबरदस्ती हिंदुस्तानी बॉर्डर्स में घुसने का प्रयास करते, लेकिन ऐसे में देखिए व्हाइट हाउस की तरफ से इस बात का जिक्र हुआ है कि हम हर एक स्थिति पर, हर एक सिचुएशन पर नजर बनाए हुए हैं। खबर बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को एक बार फिर इस बात का संकेत दिया कि वो प्रदेश की कमान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सौंप सकते हैं। महागठबंधन के विधायकों की हुई बैठक में नीतीश कुमार ने इस बात का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि 2025 तक विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि वो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि एकजुट विपक्ष 2024 में बीजेपी को हरा सकता है। आगे काम करते रहे और जितना संभव था उतना हम सेवा किए। तब तो हमरा एगो बात मानिए, आप लोग तो इतना कर ही लिए हैं कि इतना तो हम लोग कर ही रहे, और जो बाकी भी कुछ भी होगा आपको आगे भी तो तेजस्वी जी पूरा काम को करते रहेंगे और करवाते रहेंगे, कोई दिक्कत उक्कत नहीं आएगी।